हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आकाश की चिता को अग्नि देने के बाद श्रेया ने पिंकी को अपने गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्रेया आकाश की चिता से निकलने वाली आग को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। श्रेया की आंखें लाल थी मगर उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं थी। करण गुलेरिया भी श्रेया को देखकर काफ़ी हैरान थे। उन्होंने आज तक श्रेया को काफ़ी अलग रूप और अंदाज में देखा था। श्रेया के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और उसकी आंखें हमेशा झुकी हुई रहती थी। लोगों से बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। मगर इस वक्त जो श्रेया करण के सामने खड़ी थी वो काफ़ी बदली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। आकाश की मौत ने श्रेया की जिंदगी को पलट कर रख दिया था, मगर साथ ही साथ आकाश की मौत ने श्रेया को पूरी तरह से बदल दिया था। कुछ ही देर में आकाश को अंतिम सलामी देने के लिए आए हुए लोग एक एक करके श्रेया और करण के पास आकर हाथ जोड़कर विदाई लेने लगे। मगर जैसे ही आयशा मारवा और सुहासिनी मारवा श्रेया और करण से मिलने आए, श्रेया ने दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, इतना कुछ हो गया मगर अनिका अब तक आई नहीं। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया की इस बात का क्या जवाब देती। श्रेया को इस हालत में देखकर खुद आयशा का दिल भारी हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी लंबी जिंदगी श्रेया बिना आकाश के सहारे कैसे गुजारेगी। और वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका और श्रेया के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों सगी बहनों से भी ज़्यादा एक दूसरे को बड़का मानती थी। ऐसी हालत में अगर सब कुछ ठीक होता तो अनिका चट्टान की तरह श्रेया के साथ खड़ी होती। मगर साथ ही साथ आयशा श्रेया को सच भी नहीं बताना चाहती थी। श्रेया पर वैसे ही काफ़ी मेंटल ट्रॉमा था। अनिका की किडनैपिंग के बारे में श्रेया को बताया कर आयशा श्रेया को ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। आकाश ने श्रेया की ओर देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा वो बात दरअसल यह है कि अनिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मगर उसे भी आकाश का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो बहुत जल्द तुमसे मिलने आएगी। आयशा ने जब ये बात श्रेया से कही थी तब वो कहीं ना कहीं अपनी नजरें चुरा रही थी। भले ही श्रेया का दिल इस वक्त पत्थर का बन चुका था, मगर फिर भी श्रेया ये बात नोटिस की कि आयशा ये बात करते हुए कंफर्टेबल नहीं थी। आयशा सुहासिनी मारवा की व्हीलचेयर को ढकेलते हुए वहाँ से निकल गई। आयशा के जाने के बाद श्रेया ने करण की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ है पापा? अनिका ठीक तो है ना? श्रेया की बात में अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती सुनाई दे रही थी। इससे पहले जब भी करण ने श्रेया की आवाज़ सुनी थी उसकी आवाज़ काफ़ी नर्म और मीठी थी, मगर अब धीरे धीरे आकाश की मौत से श्रेया में होने वाले बदलाव साफ साफ नजर आने लगे थे। करण ने श्रेया के बिल्कुल पास जाकर धीमी आवाज़ में उससे कहा, देखो बेटा, इस वक्त मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, मगर तुम अनिका के बारे में कुछ गलत मत सोचो। उससे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि आकाश की मौत के बाद अनिका की किडनैपिंग हो गई थी। करण की बात सुनकर श्रेया हैरानी के कारण करण को देखने लगी। करण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर अब वो वापस लौट आई है। इनफैक्ट आज सुबह ही अनिका वापस मारवा हाउस लौटी है। अनिका की किडनैपिंग की बात सुनकर श्रेया मन ही मन एक गहरी सोच में डूब गई। श्रेया ने करण की ओर देखकर पूछा, आकाश का एक्सीडेंट, अनिका की किडनैपिंग, क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? करण श्रेया की बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए। वे फटी हुई आंखों से श्रेया को देखने लगे। सच्चाई तो यह थी कि करण खुद भी इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे थे। वो खुद भी ये बात नहीं जानते थे कि आखिर आकाश के एक्सीडेंट और अनिका की किडनैपिंग के बीच सचमुच कोई कनेक्शन था भी या नहीं। मारवा हाउस में अनिका के बेडरूम में डॉक्टर सेट्टी ने जब अनिका को आईना दिखाया तो अपने ही चेहरे को आईने में देखकर अनिका काफ़ी कंफ्यूज नजर आने लगी। अनिका बार बार अपने ही चेहरे को छूकर अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आईने में दिखने वाला चेहरा किसका था, कौन थी अनिका और क्या थी उसकी असली पहचान। जब डॉक्टर सेट्टी ने देखा कि अनिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी आईने में अपने आप को देखकर, तो डॉक्टर शेट्टी ने अनिका की आंखों के सामने से आईना हटा दिया और अनिका को बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, रिलैक्स रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाओ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी आपको कुछ ही देर में सब याद आ जाएगा, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर शेट्टी को जब रोहित ने ये कहते हुए सुना तो रोहित की आंखों में काफ़ी उम्मीदें नजर आने लगी। रोहित के साथ साथ रोहित के पीछे खड़े तीनों बच्चे भी राहत की सांस लेकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका को बिस्तर पर बैठाने के बाद डॉक्टर सेट्टी ने अनिका का ब्लड प्रेशर नापना शुरू किया। ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेने के बाद डॉक्टर सेट्टी ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, बिल्कुल नॉर्मल है इनका ब्लड प्रेशर और शरीर की सारी रीडिंग भी नॉर्मल है।
राजलक्ष्मी भी डॉक्टर शेट्टी की बात सुनकर ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक अनिका के साथ हुआ क्या था। अनिका के रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए डॉक्टर शेट्टी ने एक रबड़ की हथौड़ी निकालकर अनिका के घुटनों पर मारी। अनिका के रिफ्लेक्सेस बिल्कुल ठीक नजर आ रहे थे। डॉक्टर शेट्टी ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, अक्सर ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को कोई पैरालिटिक स्ट्रोक आता है तो हो सकता है कि टेम्परेली वो अपनी याददाश्त खो बैठे, मगर अनिका जी के रिफ्लेक्सेस बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता उनको कोई ब्रेन स्ट्रोक या किसी भी तरह का ऑपरेटिंग स्ट्रोक आया है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट खुद नहीं जानता कि उसे पैरालिटिक स्ट्रोक आ चुका है, यानी कि बाहर से तो वो नॉर्मल नज़र आता है, मगर शरीर के अंदर ज़रूर कोई ऐसी चीज़ इन्फेक्ट हुई होती है जो आगे चलकर पता चलती है। मगर यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि एवरीथिंग इज़ प्रीटी नॉर्मल। डॉक्टर शेट्टी की बात सुनकर रोहित और राजलक्ष्मी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। राजलक्ष्मी ने डॉक्टर शेट्टी से कहा, हो सकता है कि मैडम को कोई इंटरनल इंजरी हुई हो जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठी हो। डॉक्टर और राजलक्ष्मी अनिका के सामने ये सारी बातें कर रहे थे। तब अनिका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। अनिका का डर अब बढ़ता जा रहा था। जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तब उसका दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वो चीज़ों को समझ सके, मगर फिर भी दुनिया में आते ही वो सबसे पहले घबरा जाता है और उसी घबराहट का रिएक्शन होता है कि बच्चा पैदा होते ही तुरंत रोने लगता है। अनिका के लिए भी ये ठीक वैसे एक बच्चे के जन्म जैसा था, मगर अनिका का दिमाग विकसित हो चुका था। वो सब कुछ देख पा रही थी, सुन पा रही थी, समझ पा रही थी। बस एक चीज़ वो जानती थी कि आखिर वो है कौन, और शायद दुनिया में इससे बड़ा भयानक चीज़ और कुछ नहीं हो सकती कि एक इंसान अचानक अपनी आंखें खोले और यह भूल जाए कि उसका वजूद क्या था, वो कौन है। राजलक्ष्मी के कहने पर डॉक्टर शेट्टी ने अनिका के सर को अच्छी तरह से एग्जामिन किया। उंगलियों से अनिका के बालों को हटाकर डॉक्टर शेट्टी ने अच्छी तरह से एग्जामिन किया कि अनिका के सिर के किसी भाग में कोई चोट तो नहीं लगी, मगर डॉक्टर शेट्टी को कहीं कोई चोट नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर शेट्टी खुद भी इस बात को लेकर काफ़ी हैरान थे। रोहित और राजलक्ष्मी की ओर देखकर डॉक्टर शेट्टी ने कहा, दिस इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेंज। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इनके शरीर की सारी रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल परफेक्ट। इनके सिर पर कोई इंजरी भी नहीं लगी है। हाँ, मगर इनके शरीर पर काफ़ी इंजरीज हैं। धीरे धीरे राजलक्ष्मी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। राजलक्ष्मी ने डॉक्टर शेट्टी से कहा, डॉक्टर आपको क्या लगता है हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। डॉक्टर शेट्टी ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित की ओर देखकर कहा, रोहित साहब, मुझे लगता है कि हमें अनिका जी के कुछ टेस्ट करवाने होंगे, MRI, CT स्कैन और भी कुछ न्यूरोलॉजिक टेस्ट करने होंगे। आखिर पेशेंट के साथ हुआ क्या है ये जानने के लिए हमें अब टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होगी। मगर मैंने अपने पूरे करियर में इतना कॉम्प्लिकेटेड केस कभी नहीं देखा, और दुर्भाग्य की बात यह है कि मिस अनिका का इलाज करने के लिए डॉक्टर अमृता मौजूद नहीं है। पता नहीं, ये शायद दुनिया की सबसे अजीब बात है कि किसी भी इंसान को हैरान कर सकता है। देश की और दुनिया की सबसे मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता खुद न्यूरोसाइंस की सबसे अजीब केस से पीड़ित हैं। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद उनके साथ ऐसा कैसे हुआ है ये कहना बेहद मुश्किल है, मगर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं, अगर रिपोर्ट्स में ऐसा होने की इंजेक्ट वजह पकड़ी जाए, हम इलाज के बारे में भी सोच सकते हैं। डॉक्टर शेट्टी राजलक्ष्मी और रोहित के साथ बात करने के बाद कमरे से बाहर निकल गए। डॉक्टर शेट्टी के बाहर जाते ही तीनों बच्चे अनिका के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए। अनिका पहले की तरह हैरानी से बच्चों का चेहरा देख रही थी। अनिका काफ़ी डरी और सहमी हुई नजर आ रही थी। तीनों बच्चों ने अपनी माँ को इतना बेबस कभी नहीं देखा था। डॉक्टर शेट्टी के बाहर जाते ही रोहित भी डॉक्टर शेट्टी का पीछा करते हुए कमरे से निकल गया। डॉक्टर शेट्टी को आवाज़ देते हुए रोहित ने पूछा, एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर। रोहित के पीछे पीछे राजलक्ष्मी भी कमरे से बाहर निकल गई, इससे पहले कि रोहित डॉक्टर शेट्टी को आगे कुछ सवाल पूछ पाता। डॉक्टर शेट्टी ने अपने चेहरे से चश्मे उतारते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, देखिए मिस्टर मारवा, मैं खुद बहुत हैरान हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा केस कभी नहीं देखा, मगर कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं बच्चों के सामने आपको नहीं पूछ सकता था। डॉक्टर शेट्टी की इस बात पर रोहित और राजलक्ष्मी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी डॉक्टर शेट्टी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेडिकल साइंस में कई ऐसे केसेस आते हैं जो हमारे दिमाग को बिल्कुल सुन कर देते हैं। कभी ने देखा हो, कभी न सुने हो, वैसे केसेस आए दिन हमारी आंखों के सामने आते रहते हैं। कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हम जिंदगी के बारे में जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सच भी है या नहीं। सच और कल्पना के बीच में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
जिस आदमी ने कभी सिगरेट न पी हो, न शराब कभी पी हो, न कभी जिंदगी में कोई नशा किया हो, वो आदमी यूं ही पार्क में टहलते टहलते दम तोड़ देता है। जो इंसान दिन भर नशे में धुत रहता है, वह 100 साल से भी ज्यादा जी सकता है। कई ऐसी बातें होती हैं जो कल्पना से भी विचित्र होती हैं, मगर हमने कुछ ऐसे केस भी देखे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। डॉक्टर शेट्टी की पूरी बात होने के बाद रोहित ने डॉक्टर शेट्टी से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर शेट्टी ने गहरी सांस लेते हुए रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए रोहित मारवा, मैं जानता हूँ मेरी बात आपको काफ़ी अजीब लगेगी। आप इस शहर के हैं ही नहीं बल्कि इस दुनिया और देश के सबसे बड़े पावरफुल बिजनेसमैन हैं। आप देखने में भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर कभी कभी हम अपने पार्टनर के दिल को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हमने अपने पार्टनर को सब कुछ दिया है, जो कुछ हमारे बस में था वो सब कुछ हम अपने पार्टनर के लिए करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम ये जान नहीं पाते कि हमारे एफर्ट में हमारा पार्टनर खुश भी है या नहीं। डॉक्टर शेट्टी की यह बात राजलक्ष्मी और रोहित दोनों को समझ नहीं आ रही थी। रोहित ने अटकती हुई आवाज़ में डॉक्टर शेट्टी से पूछा, डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर ने कुछ देर तक यहाँ वहाँ देखकर तसल्ली कर ली कि कहीं घर का कोई सदस्य उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। जब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, तब उन्होंने रोहित को देखकर कहा, अब जो आपसे कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। रोहित के लिए अब डॉक्टर शेट्टी की बातें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी थी। डॉक्टर शेट्टी रोहित के चेहरे को हैरानी से देखने लगे थे। मिस्टर रोहित, देखिए अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरी क्लिनिक में एक केस आया था जहाँ अचानक ही घर वालों को पता चलता है कि उनका 32 साल का लड़का अचानक ही अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठा है। कुछ ही अरसे पहले उसकी शादी हुई थी। दिमागी संतुलन खोलने के बाद वो बार बार अपनी बीवी से मारपीट करता था, गाली गलौज करता था। उसकी बीवी काफ़ी डर गई थी, सहम गई थी। उस आदमी की बीवी के घर वाले भी अब अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर काफ़ी चिंतित हो गए थे। एक पागल के साथ उसकी बेटी किस तरह पूरी ज़िंदगी गुजारेगी, ये बात उन्हें दिन रात परेशान करने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि मजबूर होकर उस आदमी की बीवी ने उसे तलाक दे दिया। अब वो हमेशा हमेशा के लिए घर चली गई। मगर जहाँ आप सोच रहे हैं, कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। दरअसल कहानी वहीं से शुरू हुई। उस लड़की के जाते ही अचानक उस लड़के का दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक हो गया। लोग ये देखकर काफ़ी हैरान हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ लोगों ने ये बात भी कह दी कि शायद वो लड़का ही मनहूस थी, जिसके कदम पड़ते ही बेचारे लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और अब जब वो लड़की उसकी ज़िंदगी से चली गई तो उसकी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। घर वाले भी लड़के के साथ हुए इस हादसे की वजह से काफ़ी दुखी हो गए थे। घर वालों ने ज़बरदस्ती उस लड़के की शादी उस लड़की से करवाई थी, मगर इस बार वह लोग अपने किए पर पछता रहे थे। दरअसल लड़का कॉलेज के ज़माने से किसी लड़की को प्यार करता था, मगर समाज में उस लड़की की जात को लेकर परिवार को काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। ये सोचकर परिवार वालों ने उस लड़के की शादी उसकी पसंद की लड़की से करने से मना कर दिया। मगर इस बार लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके घर वालों ने उसकी जिद के सामने अपने घुटने टेक दिए और उस लड़के की शादी उसकी प्रेमिका से करवा दी। रोहित और राजलक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर शेट्टी ये सारी बातें उनसे क्यों कर रहे थे। डॉक्टर शेट्टी ने रोहित की ओर देखकर कहा, इस पूरी कहानी में दंग कर देने वाली बात यह है कि उस लड़की की पहली शादी के बाद दरअसल वो लड़का सचमुच पागल नहीं हुआ था। वो ढोंग कर रहा था ताकि वह लड़की उसे छोड़कर चली जाए और वो अपनी लवर के साथ शादी कर सके। डॉक्टर शेट्टी की यह बात सुनकर राजलक्ष्मी और रोहित दंग रह गए। डॉक्टर शेट्टी की यह बात सुनने के बाद रोहित को थोड़ा अजीब लगा। उसे पहले कुछ समझ नहीं आया, तो फिर उसने डॉक्टर शेट्टी से कहा, डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं, ज़रा खुलकर बताइए। रोहित की इस बात पर डॉक्टर शेट्टी ने इस बार बिना पलके झपकाए रोहित से कह दिया, देखिए मिस्टर मारवा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके और आपकी पत्नी के संबंध कैसे थे। मेरा मतलब है ज़रा गौर से सोचकर मुझे बताइए। कई बार हम रिश्ते और जिम्मेदारियां निभाने में इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने आप को ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। या आप दोनों के संबंध आप दोनों के रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दिल में प्यार था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता आपके साथ इस रिलेशनशिप को खींच रही हो और इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रही हो, या कुछ और बात हो? क्या घर में किसी तरह का कोई टेंशन, कोई बात ऐसा होता है कि हम हमारी ज़रूरतों को अपनों के सामने बयान नहीं कर सकते और अंदर ही अंदर हमारे दिल में हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती वो नसूर बनती जाती हैं। और जो आदमी इमोशनली तौर पर चोटिल हो जाता है वो किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकता है। इतना कहने के बाद
डॉक्टर शेट्टी रोहित की ओर देखने लगे। पूरी बात सुनने के बाद रोहित ने गहरी सांस लेते हुए डॉक्टर शेट्टी से कहा, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, मगर मेरा यकीन कीजिए अनिका को इस घर में मुझसे या किसी और से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप लोग तो डॉक्टर अमृता यानी कि मेरी पत्नी को अच्छी तरह से जानते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में उसका बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत समझदार है। अगर वो मेरे साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं होती तो वो ज़रूर मुझे बताती। अगर उसे किसी से किसी भी तरह की कंप्लेन होती तो वो तुरंत रिएक्ट करती। उसे इस तरह का नाटक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रोहित की बात सुनने के बाद कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद डॉक्टर सेठी ने गहरी सांस ली और रोहित को देखकर कहा, वेल आई एक्सपेक्टेड सो। वैसे डॉक्टर अमृता ने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह का ढोंग करेंगी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं हर पहलू को अच्छी तरह से जांचूं, जिसकी वजह से पेशेंट में अचानक इस तरह का बदलाव आया है। आई होप आपको मेरी बात का बुरा न लगा हो। बस आप तो मुझे रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। एक बार सारे स्कैन्स और एमआरआई की रिपोर्ट आ जाएं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तब तक मैं सिर्फ आपसे इतना करूँगा कि आप मिस अनिका को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जब तक हमें उस बीमारी का रूट कॉज नहीं पता चल जाता तब तक हम उनके दिमाग को किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़ने मत दीजिए। हो सकता है इस बार उनका रिएक्शन पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो। बस अब आप उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दीजिए। हम सारे टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करवा लेते हैं। इतना कहने के बाद डॉक्टर सेठी वहाँ से जाने लगे। उनके जाने के बाद राजलक्ष्मी ने रोहित की ओर देखकर कहा, सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैडम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं उन्हें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ और वहाँ उनके सारे रिपोर्ट्स निकलवाती हूँ। कहते हुए जब राजलक्ष्मी फिर से अनिका के कमरे में दाखिल हुई तब राजलक्ष्मी ने देखा कि तीनों बच्चे अपनी मम्मा के आसपास बैठकर अनिका को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे। रिया ने अपने हाथों में जूस का गिलास पकड़ा था, मगर अनिका बड़ी बड़ी आंखों से तीनों बच्चों को बड़े ही हैरानी से देख रही थी। तभी राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम ये आपके बच्चे हैं, प्लीज़ मैडम इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। ये आपकी बेटी है रिया, ये अलेक्जेंडर और ये आर्यन। आप ही इन तीनों बच्चों को जन्म दिया है और सबसे प्यारी बात यह है कि ये तीनों ट्रिप्लेक्स हैं। राजलक्ष्मी की बातें तो अनिका के कान पर पड़ रही थी, मगर अनिका के चेहरे से हैरानी कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अनिका की आंखों को देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि अनिका अपने बच्चों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वहीं रिया ने जूस का गिलास अनिका के होठों के पास लाकर कहा, मम्मी प्लीज़ ये जूस पी लीजिए, आपने काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं है और कुछ पिया भी नहीं है। रिया की आवाज़ सुनकर पहली बार अनिका के चेहरे पर टेंशन थोड़ा कम होता नजर आ रहा था। अनिका रिया की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। अनिका को पता भी नहीं चला कि कब जूस का गिलास उसके होठों से लगा और जूस उसके गले से नीचे उतरने लगा। अनिका को जूस पीता हुआ देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आर्यन और अलेक्जेंडर ने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई थाली में से एक एक निवाला अपने हाथों से अनिका को खिलाया। बच्चों ने जब अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खाते हुए देखा तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिया अनिका के गालों पर हाथ फेर कर बोलने लगी, मम्मा आपने मुझे पहचान लिया ना, हमें बोलिए ना मम्मा, आपने हमें पहचान लिया ना। अनिका की आंखों में फिर से हैरानी और परेशानी नजर आने लगी। इससे पहले कि अनिका की परेशानी और भी बढ़ती, राजलक्ष्मी ने तीनों बच्चों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो बच्चों अब थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाओ, मैं आपकी मम्मी को तैयार करके हॉस्पिटल ले जाती हूँ। वहाँ उनके कुछ टेस्ट करने होंगे, जितनी जल्दी रिपोर्ट्स आएगी उतनी ही जल्दी मम्मा ठीक हो जाएंगी। आकाश के अंतिम संस्कार के बाद श्रेया करण और पिंकी के साथ घर वापस चली गई, मगर करण ये देखकर काफ़ी हैरान थे कि श्रेया के चेहरे पर ना तो कोई उदासी नजर आ रही थी और ना ही किसी बात का दुख नजर आ रहा था। श्रेया काफ़ी बदली बदली सी नजर आ रही थी। श्रेया की हालत को लेकर करण की फिक्र बढ़ती चली जा रही थी। भोली भाली मासूम सी श्रेया के बोलने चालने और बात करने का अंदाज बिल्कुल बदल गया था। जैसे ही श्रेया ने गुलेरिया हाउस में कदम रखा, श्रेया ने नौकरों से कहा, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, ज़्यादा देर तक भूखा रहना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। करण श्रेया की हर हरकत को नोटिस कर रहे थे। वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि श्रेया के पेट में बच्चा पल रहा था और अगर श्रेया अपना ख्याल नहीं रखती है तो उसका सीधा असर होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। पिंकी ने भी कभी अपनी मम्मी को इस तरह से बर्ताव करते हुए नहीं देखा था, खासकर तब जब श्रेया की ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया था। जैसे ही टेबल पर नाश्ता परोसा गया, श्रेया ने पहले तो पिंकी को खाना खिलाया और फिर खुद बड़े बड़े निवाले मुंह में रखकर चबाने लगी।
इस वक्त वो एकदम नॉर्मल नज़र आ रही थी, जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही ना हो। श्रेया के पीछे खड़े नंदिनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नंदिनी को डर था कि कहीं श्रेया अपना दिमागी संतुलन खो ना बैठी हो। तभी गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गुलेरिया हाउस में आए और दबी हुई आवाज़ में करण गुलेरिया से कहने लगे, माफ़ कीजिएगा सर, हमें इस वक्त आपको परेशान करना पड़ रहा है, मगर बात ही कुछ ऐसी है। करण हैरान होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखने लगे। एक सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करण को और देखकर कहा, देखिए करण साहब, बात दरअसल ये है कि आकाश की कड़ी मेहनत और काबिलियत की वजह से हम इतने सालों बाद मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को पछाड़ने में कामयाब हुए थे। देश का नंबर 1 बिजनेस एम्पायर बनाने में कामयाबी तो हमें मिल गई, मगर अनफॉर्चुनेटली इसी वक्त में हमने हमारा राजा भी खो दिया। मगर ये कंपनी आकाश का सपना था। इस कंपनी का नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने का ख्वाब आकाश ने देखा था और वो ख्वाब उसने पूरा भी किया। आकाश ने कामयाबी हासिल भी की, मगर अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आकाश ने जो सपना देखा था और उसने जो हासिल किया था उसे हम फिर से सपना न बना दें। देखिए, हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो अच्छी तरह से कंपनी संभाल सकते हैं, मगर कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में हमें आपकी फैमिली का कोई मेंबर चाहिए जो आकाश की कुर्सी पर बैठ सके, वरना मार्केट में कई तरह की रूलर्स फैल जाएंगे। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ 7 से 8 टुकड़े में बंटने जा रही है। अगर मार्केट में ये खबर फैलती ही गई तो बहुत जल्द इन्वेस्टर्स का और मार्केट में काम करने वाले लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। ये सब सुनने के बाद करण ने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं रिटायरमेंट से वापस आ रहा हूँ। मैंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दी है कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का प्रेसिडेंट अब मैं खुद हूँ। करण की बातें सुनने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जब करण ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेहरे पर परेशानी देखी तो करण ने पूछा, क्या हुआ? मैं पहले भी गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। क्या आप लोगों को मेरी काबिलियत पर शक है? करण की बात सुनते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ने कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि यहाँ थोड़ा सा लीगल मैटर है। अगर आपको याद हो तो आकाश सर को प्रेसिडेंट बनाने के लिए आप ही ने अपने सारे शेयर्स उनके नाम किए थे। अगर आपने ज़्यादा बड़ा हिस्सा अनिका जी को दिया था, अब या तो अनिका जी प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालें या तो। ये कहने के बाद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रुक गए। करण ने उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछा, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है? उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आकाश सर के सारे शेयर्स उनके जाने के बाद लीगल तौर पर उनके बालिग बेटे या बेटी को मिल सकते हैं, मगर इस वक्त पिंकी बहुत छोटी है, इसलिए लीगली ये सारे शेयर्स इस वक्त आपके नहीं बल्कि श्रेया मैडम के हैं। अगर श्रेया मैडम वो सारे शेयर्स आपके नाम या तो घर के किसी भी सदस्य के नाम कर देती हैं तो लीगली वो सदस्य प्रेसिडेंट बन सकता है, वरना आप तो जानते ही हैं आजकल इतने सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं। अगर हमने कोई भी ढील बरती तो फिर हमारी कंपनीज को बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। करण ने अब उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात सुनते ही कहा, हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? लाओ कागजात तैयार करवा के मुझे दो, मैं श्रेया के सिग्नेचर ले लेता हूँ, वो सारे शेयर्स मेरे नाम कर देगी। तभी नंदिनी के ठीक बगल में खड़े सिद्धार्थ गुलेरिया ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। सिद्धार्थ की बातें सुनते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वहाँ का माहौल एकदम टेंस हो गया था। तभी सिद्धार्थ ने बात बदलते हुए अपना गला साफ करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि करण अंकल, अब आपको और तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ की इस बात करते देखकर करण ने सिद्धार्थ से कहा, ये क्या बात कर रहे हो तुम सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने अपने कदम करण की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए चाचा जी, आकाश की मौत ने मेरी आंखें खोल दी है। एक छोटा भाई होने के बावजूद उसने हमेशा एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है। इस घर को, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को बखूबी संभाला है। और तो और इतने सालों में जिस मारवा इंडस्ट्रीज़ को पीछे करने का सपना देखते रहे हम लोग, उस काम को अकेले आकाश ने पूरा किया है। घर की जिम्मेदारियाँ, परिवार की जिम्मेदारियाँ श्रेया ने बखूबी निभाई है। छोटी भाभी होने के बावजूद श्रेया ने पूरे घर को और परिवार की जिम्मेदारियाँ इस कदर उठाई ली, जिसे देखकर मेरी आंखें शर्मिंदा होने लगी। मैं और नंदिनी तो ये घर छोड़कर चले गए थे। आप अपना बिजनेस, अपना सपना पूरा करने की ख्वाहिश में
यही भूल गया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत तो उसका परिवार होता है। अगर आकाश की मौत से ने सब कुछ बदल कर रख दिया है मेरे लिए, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। बस अब मैं इस परिवार के किसी को दुखी नहीं करूँगा। घर और परिवार की सारी जिम्मेदारियां आज के बाद नन्ही संभालेगी और बिजनेस और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा। अपना बिजनेस, अपना खुद का सपना पूरा करने की लालच को मैं इसी वक्त पीछे छोड़ आया हूँ, जिस वक्त मैंने आकाश की मौत की खबर सुनी थी। वो मनहूस खबर जो हमारे परिवार के लिए एक श्राप साबित हुई। शायद जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, मगर आने वाले कल को मैं ज़रूर सुधार कर रहूँगा और उसकी शुरुआत मैं अपने आप को सुधार कर करूँगा। अपने ही पति की बात सुनकर नन्ही काफ़ी हैरान नजर आ रही थी। करण ने जब नन्ही का रिएक्शन देखा तो वो भी गहरी सोच में डूब गए। नाश्ते की टेबल पर बैठी खाना खा रही श्रेया चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई रिएक्शन था और ना ही श्रेया ने अपनी नज़रें प्लेट से हटाई। वो चुपचाप बस सर झुकाकर अपना नाश्ता कर रही थी। श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। जिस दुनिया को हमेशा उसने आकाश की नज़रों से देखा था, आज श्रेया खुद की नज़रों से उस दुनिया को देखना चाहती थी, जिसके लिए सबसे ज़रूरी था कि वो अपनी आंखें बंद करके रखे। आकाश हमेशा श्रेया को कहा करता था कि अगर दुनिया को देखना है तो आंखें बंद करके इस दुनिया को देखने की कोशिश करो। तुम्हें वो चीज़ नजर आएगी जो तुम खुली आंखों से नहीं देख पाओगी। सिद्धार्थ की पूरी बात सुनने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में कुछ बातचीत करने लगे। कुछ देर आपस में बातचीत करने के बाद एक सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करण से आकर कहा, मुझे लगता है अब जो भी फैसला लेना है वो श्रेया जी को ही लेना है। करण भी बेबस होकर श्रेया की ओर देखने लगे। वो जानते थे कि श्रेया इस वक्त उस पोजीशन में नहीं थी कि वो इस तरह के फैसले ले सके। सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स श्रेया के पास जाकर कहने लगे, देखिए श्रेया जी, मैं जानता हूँ कि ये वक्त आपके लिए कितना मुश्किल है, मगर हमारी परेशानी भी समझने की कोशिश कीजिए। जिस आकाश ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचाया है, आकाश के जाने के बाद उसे चुटकियों में गिरता हुआ नहीं देख सकते हम। आकाश ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को जिस मंजिल पर पहुँचाया है, उसी मंजिल पर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को रहने दे। यही हम सबकी और इससे आकाश को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। अब आप ये बताइए कि आपका क्या फैसला है। सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये देखकर हैरान हो गए कि श्रेया ने सब कुछ सुना था, मगर बावजूद इसके बिना किसी रिएक्शन के श्रेया चुपचाप अपने प्लेट में देखकर खाना खाती रही। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैरान होकर करण की ओर देखने लगे। तभी सिद्धार्थ गुलेरिया धीरे धीरे श्रेया के पास आकर कहने लगे, देखो श्रेया, तुम तो मुझे और नन्ही को अच्छी तरह से जानती हो। हम दोनों के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार और कितना आदर है, ये बात भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब आकाश के जाने के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें और पिंकी को सहारा दें। जिस तरह आकाश ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को संभाला है, संवारा है, उसी तरह आने वाले सालों तक मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को अपना खून पसीना देकर संभाल लूँगा। पर आने वाले वक्त में जब पिंकी बड़ी हो जाएगी, तब बिल्कुल आराम से सारी जिम्मेदारियां पिंकी के कंधे पर सौंप कर रिटायर हो जाऊंगा। मगर जब तक पिंकी इतनी बड़ी नहीं हो जाती और इतनी काबिल नहीं हो जाती कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की कमान अपने हाथों में ले सके, तब तक ऐसा गार्डियन मैं इस कंपनी की जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ की पूरी बात सुनने के बावजूद श्रेया चुपचाप मन ही मन कुछ सोचती रही। वहाँ खड़े सभी लोगों को अब श्रेया के जवाब का इंतजार था। कुछ देर बाद एक छोटे से नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए श्रेया ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर देखकर कहा, मैं कोई भी फैसला लूँ उससे पहले मैं अनिका के साथ बात करना चाहती हूँ। श्रेया की बात सुनने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में बात करने लगे। वो जानते थे कि श्रेया भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। करण को भी ये बात सही लगी। वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जवाब का इंतजार कर रहे थे। आपस में कुछ देर बात करने के बाद सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कागजात श्रेया के सामने टेबल पर रखे और कहा, हम आपकी बात अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और वैसे भी कंपनी की मेजर स्टेक होल्डर होने के नाते मिस अनिका का फैसला और उनकी मंजूरी भी बेहद ज़रूरी है। आप दोनों आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि हमें आगे क्या करना है। मगर इतना याद रखिएगा कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि एक महल को बनाने में सदियां लग जाती हैं और उसी महल को तोड़ने के लिए कुछ मिनट ही काफ़ी हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे कागजात श्रेया को सौंपने के बाद वहाँ से चले गए। श्रेया का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा कैजुअल लगने लगा। कहीं न कहीं करण को श्रेया के ऐसे बिहेवियर से घबराहट महसूस होने लगी। श्रेया ना तो कुछ रिएक्ट कर रही थी और ना ही उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नजर आ रहा था। श्रेया ने प्लेट नौकरों के हवाले करी और कागजात लेकर पिंकी के साथ अपने कमरे में चली गई। सिद्धार्थ और करण हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे।
इधर अनिका को अपने कमरे में तैयार करने के बाद राजलक्ष्मी अनिका को लेकर बेडरूम से बाहर निकली। अनिका को हॉस्पिटल के लिए ले जाने के लिए राजलक्ष्मी अनिका का हाथ पकड़कर उसे मारवा हाउस से बाहर ले जाने लगी। जैसे ही अनिका मारवा हाउस के लिविंग रूम में पहुंची, अनिका बड़ी बड़ी आंखों से पूरे घर को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार मारवा हाउस को देख रही थी। घर के सारे नौकर चाकर और मारवा हाउस के बाकी सदस्य अनिका के ऐसे रिएक्शन को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। घर की एक नौकरानी ने अनिका के पास आकर कहा, मैडम आप वापस आ गई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये सवाल सुनने के बाद अनिका हैरानी से उस नौकरानी की ओर देखने लगी। अनिका जिस तरह से उस नौकरानी को देख रही थी, ये नौकरानी को काफ़ी अजीब लग रहा था। हमेशा अनिका सारे नौकरों के साथ बहुत अच्छी तरह से बातचीत करती थी। उसका स्वभाव काफ़ी सरल था, मगर इस बार हालचाल पूछने के बावजूद नौकरानी को अनिका की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। राजलक्ष्मी ने नौकरों को इशारा करते हुए कहा, आप सब जरा हौसला रखिए, मैडम अभी अभी काफ़ी मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हैं। उस दिन के आराम करके वो ठीक हो जाएंगी। तब तक के लिए इतना याद रखना कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं भी उन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं उन्हें वापस घर ले आऊँगी और उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने बेडरूम में ही आराम करना होगा। बस इतना याद रखें कि उनकी खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरी सामान को इन तक पहुँचा दिया जाए, मगर कोई इनसे कोई सवाल न करे। सारे नौकर घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगे और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी मैडम को अचानक क्या हो गया था। शरीर से तो अनिका काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। ऐसा नहीं था कि अनिका के शरीर में वीकनेस नज़र आ रही थी या अनिका शक्ल से बीमार नज़र आ रही थी। सबको बस अनिका की आंखें काफ़ी अजीब लग रही थी। राजलक्ष्मी अनिका को धीरे धीरे घर से बाहर ले जाने लगी। बच्चे भी अनिका का पीछा करते हुए मेन डोर तक आ पहुँचे। राजलक्ष्मी ने बच्चों को इशारा किया। बच्चे मेन डोर पर आकर रुक गए। रोहित भी बच्चों के पीछे अनिका को जाते हुए देख रहा था। फिर अचानक बच्चों के सर पर हाथ रखकर रोहित भी अनिका और राजलक्ष्मी के साथ घर से बाहर निकल गया। जैसे ही अनिका, रोहित और राजलक्ष्मी घर से बाहर निकले, घर के कुछ नौकर आपस में बात करने लगे। तभी बच्चों के कान पर एक बूढ़ी नौकरानी की बात पड़ी। उस बूढ़ी नौकरानी ने अपने साथी से कहा, ये क्या हो गया है अनिका मैडम को? तभी उसके साथ खड़ी दूसरी औरत ने जवाब देते हुए कहा, उनकी आंखें देखकर तो मुझे लगता है कि किसी ने उन पर जादू कर दिया है। हमारे गांव में मैंने बहुत बार ऐसे देखा है। कोई हंसता खेलता परिवार हो तो उससे जलने वाले लोग उस परिवार को, बहू को बस में करने के लिए उस पर जादू टोना कर देते हैं। एक बार परिवार की बहू को बस में कर लिया तो परिवार की सारी खुशियाँ एक साथ छिन जाती हैं, क्योंकि एक बहू सिर्फ बहू नहीं होती, वो माँ होती है, किसी की पत्नी होती है। अगर घर की बहू को ही बस में कर लिया तो समझो पूरे परिवार को काबू में पा लिया। ऐसा बहुत किस्से होते हैं। ये बड़े बड़े लोग इन सब बातों में मानते नहीं हैं और इसी का नतीजा भुगत रहे हैं आज मारवा खानदान के लोग। अरे इतना हंसता खेलता परिवार था साहब और मेम साहब का। मैंने तो कितनी बार चाहा कि ये लोग बुरी नज़र से बचने के लिए विधि कराएं, मगर छोटे से नौकर की बात इस घर में कौन मानेगा। और फिर ये लोग तो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। तभी एक दूसरे नौकर ने उससे कहा, अरे नहीं नहीं, ये जादू टोने वाली बातों पर तो मैं भी विश्वास नहीं करता, मगर अनिका मैडम को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अनिका मैडम ही नहीं है। अरे उनकी आंखें देखिए कितनी अजीब लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अनिका मैडम की नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की आंखें थी। मैं तो कहता हूँ ये मैडम है ही नहीं, ये मैडम की कोई बहरूपिया है जो ज़बरदस्ती घर में घुस आई है। उस नौकर की बात सुनकर तीनों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे।